क्रिकेट के इतिहास में साल 1979 में पहली बार डे नाइट टेस्ट मैच खेला गया था सिडनी के क्रिकेट ग्राउंड पर। यह वनडे मैच था, लेकिन डे नाइट टेस्ट मैच होने में इस मैच के बाद 36 साल और लगे। 2015 में पहली बार डे नाइट टेस्ट खेला गया। कहने का मतलब है कि क्रिकेट के इतिहास में लंबे समय तक सूरज की रोशनी में ही मैच खेले जाते थे। इसकी वजह रही, इनमें से एक वजह यह थी कि क्रिकेट ग्राउंड पर फ्लड लाइट, जिसे फ्लड लाइट्स कहते हैं, उसका इंतजाम नहीं था। लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इंप्रूव होती गई, फ्लड लाइट्स में डे नाइट मैच खेलने का चलन बढ़ता गया। हालांकि टेस्ट मैच के साथ एक समस्या और भी थी। टेस्ट मैच की लाल गेंद से रात में मैच कैसे खेले जाएं? इसका जवाब मिला लगभग 3 दशक बाद, जब टेस्ट क्रिकेट की गेंद का रंग गुलाबी किया गया और टेस्ट भी डे नाइट फॉर्मेट में होने लगे। इसे पिंक बॉल टेस्ट कहा गया। टेस्ट क्रिकेट में डे नाइट टेस्ट आने का मतलब ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सभी मैच डे नाइट फॉर्मेट में खेले जाते हैं। आज भी दिन के मुकाबले सबसे ज्यादा खेले जाते हैं। ऐसे में अक्सर दिन का मैच देख रहे फैंस के जहन में यह सवाल जरूर आता है कि जब क्रिकेट के स्टेडियम में इतनी बड़ी बड़ी और महंगी लाइट्स होती हैं, तो फिर क्यों बैड लाइट्स टॉप्स प्ले वाली पट्टी टीवी पर चल जाती है? उन लाइट्स को जलाकर क्यों नहीं दिन में खेले जाने वाले टेस्ट मैच को पूरा किया जाता? ऐसा ही सवाल दिमाग में तब भी आया जब भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले गए कानपुर टेस्ट में खराब रोशनी के चलते मैच का लंबा वक्त बर्बाद हो गया और टीम इंडिया महज 1 विकेट से मुकाबला जीतने से चूक गई। इस मैच में पहले दिन 84 ओवर का खेल हुआ, दूसरे दिन 84.1 ओवर का खेल खेला जा सका, तीसरे दिन 90.3 ओवर का खेल खेला गया और चौथे दिन सिर्फ 80 ओवर ही फेंके जा सके, जबकि आखिरी दिन 94 ओवर का खेल खेला जरूर गया, लेकिन मैच के कोटे के 450 ओवर पूरे नहीं किए जा सके। 5 दिन के अंदर पहले टेस्ट के अंदर 432.4 ओवर का खेल ही खेला जा सका। टेस्ट में आधे से ज्यादा वक्त खराब रोशनी की वजह से भारतीय टीम कानपुर टेस्ट के आखिरी पलों में आखिरी विकेट के लिए संघर्ष कर रही थी, लेकिन बार बार अंपायर की तरफ से यह इशारा भी मिल रहा था कि मैच किसी भी पल खत्म हो सकता है। टीवी पर देखने पर या घर के आसपास देखने पर तो हमें यही लगता है कि यार लाइट तो कितनी सही है, इतने में तो 1-1.5 घंटे और खेला जा सकता है, फिर क्यों ये मैच आगे नहीं बढ़ाया जा रहा? लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट मैचों को लेकर आईसीसी के कुछ नियम हैं। इस स्टोरी में हम उन्हीं नियमों को समझेंगे जिसने पहले टेस्ट मैच को 1 विकेट पहले ही खत्म करवा दिया था। आईसीसी के वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप प्लेइंग कंडीशंस वाले नियमों के मुताबिक एक पॉइंट्स है फिटनेस फॉर प्ले। इसमें वैसे तो मैच में बाधा वाली बहुत सारी बातें बताई गई हैं, लेकिन अपने काम का जो पॉइंट निकल कर आता है वो है मौसम और लाइट्स। मैदान पर जब भी खराब रोशनी होती है तो अंपायर इस बात का फैसला करते हैं कि खेल खेलने लायक स्थिति है या नहीं। अब मैच कब तक चलेगा ये कैसे तय होता है, आपको बताते हैं। दरअसल जब दिन का खेल खत्म होना होता है तो उसमें यह माना जाता है कि या तो 90 ओवर पूरे हों या फिर दिन के खेल का समय पूरा हो जाए। अगर शुरुआती दिनों में कुछ ओवर कम फेंके गए हैं तो आगे के दिनों में समय को बढ़ाकर भी कोटा पूरा किया जा सकता है। उसके बाद खेल को खत्म मान लिया जाता है। अब ये खराब रोशनी वाली जो बात है ये तय कैसे होती है? इसके लिए हमने एक सीनियर अंपायर और सीनियर क्रिकेट रिपोर्टर से बात की। दोनों ने बताया कि टेस्ट मैच 5 दिन तक खेला जाता है। इसमें टेस्ट मैच में जिस भी दिन या जिस भी वक्त अंपायर साहब को लगे या अपनी आंखों से देखने पर ऐसा लगने लगे कि रोशनी कम हो रही है तो वो उस रोशनी की रीडिंग ले लेंगे। ये रीडिंग एक उपकरण से ली जाती है। ये रीडिंग सुबह के सेशन में, दोपहर के सेशन में या फिर शाम के सेशन में भी ली जा सकती है। सबसे कम रोशनी वाली रीडिंग को अंपायर्स अपने पास पर्ची में लिखकर रख लेते हैं। दिन की उस रीडिंग को पैमाना माना जाता है और इस रेंज से नीचे रोशनी गई तो समझ लीजिए कि खेल का रुकना तय है। इस रोशनी में भी 2 स्टैंडर्ड होते हैं, मीडियम पेसर्स के लिए अलग रोशनी और स्पिनर्स के लिए अलग रोशनी वाली रीडिंग। इसमें भी यह तय किया जाता है कि कितनी रोशनी तक एक फास्ट बॉलर गेंदबाजी कर सकता है और कितनी रोशनी तक एक स्पिनर। रोशनी के मानक पैमाने पर एक फास्ट बॉलर गेंदबाजी करता है, लेकिन जब रोशनी उससे भी कम हो जाती है तो गेंदबाजी वो नहीं कर सकते। हालांकि ऐसे में एक विकल्प होता है स्पिन गेंदबाजी का। स्पिन गेंदबाज उस रोशनी में भी गेंदबाजी कर सकता है जिस रोशनी में फास्ट बॉलर नहीं कर सकता। यहां पर खराब रोशनी के पैमाने पर पहुंचने के बाद भी अगर दोनों कप्तान खेलने के लिए तैयार हो जाएं तो फिर उस उपकरण से वो वाली लाइट रीडिंग ली जाती है और फिर उस वक्त की लाइट की रीडिंग को खराब रोशनी का पैमाना माना जाता है। हालांकि उसमें भी एक फेर ये है कि अगर कप्तानों के खेलने के लिए तैयार होने के बाद भी कोई खिलाड़ी कह दे कि मैं इस रोशनी में नहीं खेलना चाह रहा तो फिर खेल रोक दिया जाएगा।
कभी कभी बाउंड्री लाइन पर जाकर भी रोशनी चेक की जाती है। ऐसा भी हम लोग अक्सर टीवी पर देखते हैं, क्योंकि कई बार बल्लेबाजी करने वाली टीम को जीत दिख रही होती है और बल्लेबाज जीतना चाहता है। ऐसे में बल्लेबाज कहता है कि मुझे तो गेंद दिख रही है बॉस, लेकिन बाउंड्री पर जो फील्डर खड़ा है वो कहता है कि नहीं यार, मुझे गेंद नहीं दिख पा रही। अंपायर बाउंड्री के पास जाकर भी फिर रोशनी को चेक करते हैं। अब एक सवाल ये उठता है कि जब फ्लड लाइट्स हैं तो उनका इस्तेमाल भी तो किया जा सकता है, लेकिन ये काम जो है ना रातों रात नहीं होता। इसके लिए सीरीज से पहले ही तय होता है कि टेस्ट मैचों में अगर खराब रोशनी होती है तो क्या फ्लड लाइट्स का इस्तेमाल किया जाएगा। अक्सर विदेशी दौरों पर जाने वाली टीमें इसके पक्ष में नहीं रहती, क्योंकि उन्हें डर रहता है घरेलू परिस्थितियों में ज्यादा लंबा मैच चलना ड्रॉ की संभावना को भी खत्म कर सकता है। हालांकि अब क्रिकेट में ऐसी चीजें भी बदल रही हैं, जिन सीरीज में फ्लड लाइट का इस्तेमाल होता है वहां भी अगर फ्लड लाइट की रोशनी नेचुरल लाइट से ज्यादा होने लगे तो फिर मैच रोका जा सकता है। अब आपको बताते हैं कि एक जो मशीन अंपायर हाथ में लेकर मैदान पर घूमते रहते हैं, आखिर वो क्या होती है। अंपायर के हाथ में अक्सर एक यंत्र दिखता है। हमने तो अक्सर टीवी पर ही देखा है, तो बहुत अधिक समझ नहीं आता कि क्या मामला होता है। मैदान पर गए दर्शक बता पाएं तो अलग बात है, लेकिन फिर भी उसे कहा जाता है लाइट मीटर, यानी लाइट का पैमाना मापने वाला मीटर। ये जिम्मेदारी आईसीसी की होती है कि वो मैच या सीरीज से पहले मैच के अधिकारियों को लाइट मीटर उपलब्ध करवाए। मैच में इस्तेमाल होने वाले सभी मीटर समान रूप से कैलिब्रेटेड होते हैं, जिससे कि किसी भी मीटर में रीडिंग का फर्क बिल्कुल भी ना आए। इस मीटर का इस्तेमाल ये चेक करने के लिए होता है कि मैदान पर जो रोशनी आ रही है वो कितनी है, और फिर उस रीडिंग को अंपायर्स नोट कर लेते हैं। अगर मीटर ने इशारा दे दिया कि नहीं, रोशनी जरूरत से कम है, तो फिर खेल वहीं रोकने का संकेत दे दिया जाता है। मैदान पर लाइट मीटर का इस्तेमाल मैदानी अंपायर करते हैं। लाइट मीटर के अंदर एक तरफ लाइट सेंसर लगा होता है जो कि रोशनी को माप सकता है, जबकि दूसरी तरफ स्क्रीन पर रीडिंग दिखती है। अक्सर अंपायर पिच के सिरे पर खड़े होकर साइड स्क्रीन की तरफ इसे रखकर रीडिंग करते हैं। लाइट मापने के लिए कोई एक सेट आंकड़ा या अंक नहीं होता कि इतने नंबर का मतलब खराब रोशनी और इतने नंबर का मतलब अच्छी रोशनी। हर मैदान का अपना अलग इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। कई मैदानों पर दर्शकों को ओपन एरिया में बिठाया जाता है, जबकि कई मैदानों पर दर्शकों के लिए छत होती है। कई मैदानों पर हरियाली बहुत ज्यादा होती है, जिससे रोशनी का फर्क पड़ता है, जबकि कई मैदानों पर यह कम होती है। हर मैदान पर अंपायर की आंखें ही रोशनी पर अंतिम फैसला लेकर लाइट मीटर का इस्तेमाल करती हैं। इस तरह से लाइट मीटर वाला पूरा खेल क्रिकेट के मैदान पर चलता रहता है। क्रिकेट से जुड़ी इसी तरह की और खबरों के लिए आप हमारे नए चैनल लल्लन टॉप स्पोर्ट्स को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। और क्रिकेट ही नहीं, वहां पर तो आपको बहुत सारे खेलों से जुड़ी खबरें और वीडियोस मिलती रहेंगी। साथ ही साथ अगर आपको इंस्टेंट खबरें या खबरों से जुड़ी जानकारियां चाहिए तो आप हमारे ट्विटर लल्लन टॉप स्पोर्ट्स को भी फॉलो कर सकते हैं। वहां पर हम लोग तमाम मैचेस और तमाम अपडेट्स लगातार ट्वीट करते हैं। हमारे फेसबुक पेज को भी आप लाइक कर सकते हैं, जहां पर खबरों के लिंक और बहुत सारे वीडियोस आपको मिलेंगे। कैमरे के पीछे है विजय, मैं हूं विपिन, शुक्रिया। 5 शहर और 5 अड्डों के बाद तब बारी है गोरखपुर की। जानेंगे गोरखपुर के और आसपास के इलाकों के पूर्वांचल के मुद्दे क्या हैं, किन बातों पर बिछेगी चुनावी मिसाल, विकास के दावों का सत्य क्या है, मुख्यमंत्री के इलाके में चुनाव का हाल क्या है, और ये सब कैसे जानेंगे आपसे मिलकर। तो फिर फटाफट डिटेल्स नोट करिए लल्लन टॉप अड्डे के। तारीख है 10 दिसंबर, दिन शुक्रवार, वक्त दोपहर के 2 बजे से, और जगह गोरखपुर का विंध्यवासिनी पार्क, जिसे स्थानीय लोग मोहब्बत से वी पार्क भी कहते हैं। तो आइए वी पार्क में मुलाकात की जाए, जरा समझा जाए यूपी का हाल क्या है।